नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नसीब का धनी। नसीब का धनी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन शारदा प्रसाद अहीर। रजतपुर राज्य में विनायक नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह शरीर से हट्टा कट्टा व स्वभाव से अलमस्त था। वह कुछ भी करता धरता नहीं था। उसकी बूढ़ी माँ पास पड़ोस के अनाज की पिसाई करके जैसे तैसे अपनी गुजर बसर करती थी। सोचती थी जब विनायक जवान होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर यह निखट्टू तो मेरे ही गले का बोझ बन रहा है। मेरे भाग्य में शायद सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन जब नगर में मटर गश्ती करने के पश्चात विनायक अपनी झोपड़ी की ओर वापस लौट रहा था। ओह, लगता है इस गौरैया की टांग टूट गई है। अगर कोई गाड़ी इधर आ गई तो इसका क्या हाल होगा। पहिए के नीचे कुचलकर मर जाएगी बेचारी। उसी घायल गौरैया पर दया उमड़ आई। उसने झुककर गौरैया को उठाया और उसे अपनी हथेली पर रखकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचा, अरे तू यह क्या भला उठा लाया है? माँ, यह बेचारी घायल है, सड़क पर पड़ी थी। तरस खाकर मैं उसे उठा लाया। तरस खाकर तू इसे यहाँ उठा तो लाया, पर इसको चुग्गा कहाँ से खिलाएगा? जा फेंक दे इसे किसी बिल्ली के आगे। नहीं माँ, जब तक इसकी घायल टांग ठीक नहीं हो जाएगी और इसमें उड़ने की ताकत नहीं आ जाएगी, तब तक मैं इसे पालूंगा और फिर उड़ा दूंगा। अब यही चोचला और करना बाकी रह गया था। विनायक ने माँ की नाराजगी का कोई ख्याल नहीं किया और एक फूटे हुए घड़े में घास बिछाकर उस पर गौरैया को लिटा दिया। गौरैया रानी, तू यहाँ आराम कर, मैं अभी तेरे खाने के लिए गेहूं के दाने लाता हूँ। गौरैया को घास के बिछौने पर लिटा विनायक गेहूं पीसती अपनी माँ के पास पहुंचा और उसके पास से थोड़ी सी गेहूं के दाने लाकर गौरैया के पास रख दिए। अब प्रतिदिन विनायक गौरैया को दाना पानी खिलाता पिलाता। चलो, इस निखट्टू को कोई काम तो मिला, वरना सारे दिन चारपाई तोड़ता रहता था। उसकी घायल टांग की मरहम पट्टी करता और उसका खूब ख्याल रखता। एक दिन जब विनायक अपनी झोपड़ी के बाहर गौरैया को लिए बैठा था, सुनो 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 भाइयों सुनो, महाराज ललित सेन महाबली की पहाड़ियों पर एक महल बनवाना चाहते हैं। पहाड़ी पर जो भी मजदूर महल की नींव खोदने गए असफल होकर लौट आए। पहाड़ी की कठोर चट्टानों से टकराकर मजदूरों की कुदाल व फावड़े एक ही वार में टूट जाते हैं। महाराज की घोषणा है कि जो भी महाबली की कठोर चट्टानों की छाती पर महल की नींव खोदने में सफल होगा, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। यह मुनादी करने वाला वहां से आगे बढ़ गया। तब गौरैया ने विनायक से कहा, विनायक, बहुत अच्छा मौका है। महाबली की पहाड़ी पर महल की नींव खोदकर तुम राजा ललित सेन से मुंह मांगा पुरस्कार पा सकते हो। अरे गौरैया, तुम तो मनुष्यों की बोली में बोल रही हो। आखिर कौन हो तुम? विनायक, समय आने पर तुम्हें मेरे विषय में भी पता चल जाएगा, लेकिन इस समय मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो। गौरैया, न जाने कितने मजदूर महाबली की पहाड़ी पर नींव खोदने में असफल हो गए हैं। भला मैं इस दुष्कर कार्य में कैसे सफल हो सकता हूँ? इसका जिम्मा तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इस्पात की एक ऐसी कुदाल दूंगी जिसके द्वारा तुम आसानी से पहाड़ी पर महल की नींव खोद सकते हो। क्या कहा? तुम मुझे कुदाल दोगी? लेकिन गौरैया ने विनायक की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अरे, गौरैया तो आसमान में उड़ गई। शीघ्र ही गौरैया उसकी आंखों से ओझल हो गई। हैरान परेशान विनायक ने जैसे ही अपनी गर्दन नीचे को झुकाई, अरे यह क्या? जिस स्थान पर कुछ देर पहले गौरैया बैठी थी उस स्थान पर एक कुदाल। शायद गौरैया ने मुझसे इसी कुदाल के विषय में कहा था। विनायक ने उस कुदाल को उठा लिया। गौरैया जरूर कोई मायावी थी, तब तो उसके द्वारा छोड़ी गई यह कुदाल भी अवश्य ही मायावी होगी। अब तो मैं बिना किसी संशय के महाबली की पहाड़ियों में महल की नींव खोदने में सफलता पा सकता हूँ। फिर कुदाल को कंधे पर रखकर विनायक उसी समय अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ, तुमने मुनादी वाले की मुनादी सुनी थी? हाँ सुनी थी, पर तुझे उस मुनादी से क्या लेना देना? तू निखट्टू तो महाबली की पहाड़ियों पर महल की नींव खोदने के लिए जाने से रहा। माँ, इस तरह ताना मत मारो। मैं इसी समय महाबली की पहाड़ियों पर महल की नींव खोदने जा रहा हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं महाबली की पहाड़ियों पर महल की नींव खोद कर ही रहूँगा। ओह मेरे बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तेरे दिल में कोई काम करने की उमंग तो जागी। हाँ माँ, मुझे आशीर्वाद दे
कि मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूं। माँ, पहाड़ी पर महल की नींव खोदने के पश्चात मैं महाराज ललित सेन से पुरस्कार में राजकुमारी ललिता का हाथ मांग लूंगा। इस प्रकार हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तेरे लिए सुंदर बहू भी आ जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा विनायक। तब माँ से आशीर्वाद ले विनायक उसी समय घर से चल पड़ा। भगवान, विनायक के हौसले को पस्त न होने देना। अगर यह पहाड़ी पर महल की नींव खोदने में सफल हो गया तो सदा सदा के लिए इसकी जिंदगी संवर जाएगी। सबसे पहले वह राजा ललित सेन के पास पहुंचा। महाराज, मैं महाबली की पहाड़ियों पर बनने वाले महल की नींव खोदना चाहता हूँ। तो तुम महल की नींव खोदोगे युवक? जी महाराज। ठीक है, महल की नींव किस प्रकार खुदेगी, हम तुम्हें उसका मानचित्र दिलवा देते हैं। तुम भी कोशिश करके देख लो। ललित सेन ने उसे नींव का मानचित्र दिलवा दिया। तब विनायक वहां से महाबली की पहाड़ी की ओर चल दिया। महाबली की पहाड़ियों पर पहुंचकर सबसे पहले उसने नींव के मानचित्र का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। तत्पश्चात पहाड़ी के पत्थर से टकराकर कुदाल की नोक टूटी नहीं है, अपितु पत्थर में गड़ गई है। इसका मतलब है यह कुदाल सचमुच ही मायावी है। निश्चय ही मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊंगा। फिर विनायक बिना एक पल रुके शाम तक नींव खोदने का कार्य करता रहा। तदुपरांत सांझ ढले थका हारा अपने घर वापस लौटा। क्या हुआ विनायक, नींव खोदने में तुझे सफलता मिली या नहीं? सफलता कैसे नहीं मिलती माँ, तेरा आशीर्वाद जो मेरे साथ था। तब विनायक ने नींव खोदने के विषय में माँ को विस्तार पूर्वक बताया। विनायक से सारी बातें जानकर, बेटा, तूने एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। दूसरे दिन वह फिर महाबली की पहाड़ियों पर पहुंचकर अपने काम में जुट गया। मेरी समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि वह रहस्य में गौरैया असल में कौन थी जिसने मुझे यह करामाती कुदाल दी थी। इधर राजा ललित सेन को जब विनायक की सफलता के बारे में पता लगा तो चलो शुक्र है नींव खोदने वाला कोई तो मिला, वरना हम तो महाबली की पहाड़ियों पर महल बनाने की आस ही छोड़ बैठे थे। विनायक को पहाड़ी पर नींव खोदते खोदते पूरा 1 माह बीत गया। इस बीच वह नींव खोदने का काफी कार्य संपन्न कर चुका था। आखिर मेरी मेहनत धीरे धीरे रंग ला ही रही है। इसी बीच रजतपुर के राजमहल में शांतनु नाम के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पधारे। ज्योतिषाचार्य जी, हमने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या के द्वारा किसी भी मनुष्य के विचारों के बारे में जान लेते हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। यदि ऐसी बात है तो आप महाबली की पहाड़ी पर महल की नींव खोदने वाले युवक विनायक के बारे में बताइए। बताइए महाराज, विनायक के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? यही कि महल की नींव खोदने के कार्य को पूरा करने के पश्चात विनायक पुरस्कार में हमसे क्या मांगने वाला है। इस बात का पता लगाना तो बड़ा ही सरल है महाराज। ज्योतिषाचार्य अपना पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए और कागज पर रेखाएं खींचकर कुछ सोचने लगे। कुछ ही देर पश्चात, ओह, क्या हुआ ज्योतिषाचार्य? महाराज, मेरे ज्योतिष के अनुसार मजदूर विनायक पुरस्कार में आपसे राजकुमारी ललिता का हाथ मांगेगा। क्या? यह कैसे हो सकता है? महाराज, यह 100% सच है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओह! ज्योतिषाचार्य शांतनु की भविष्यवाणी ने राजा ललित सेन को परेशानी में डाल दिया। यह कैसे हो सकता है? एक मजदूर के हाथ में हम राजकुमारी ललिता का हाथ कैसे दे सकते हैं? नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे विनायक पुरस्कार में राजकुमारी को न मांग सके। लेकिन बहुत सोचने समझने पर भी जब उसी समस्या का कुछ भी हल सुझाई न दिया तो उसने विशाखा नाम की एक जादूगरनी को महल में बुलवाया। विशाखा, हम चाहते हैं कि विनायक नींव खोदने का कार्य भी पूरा कर दे और हमें उसी बदले में मुंह मांगा पुरस्कार भी न देना पड़े। तुम चतुर सयानी हो व जादू भी जानती हो, अतः हमारे इस कार्य को तुम ही पूरा कर सकती हो। महाराज, ऐसा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। लेकिन विशाखा, एक बात याद रखना, हम व्यर्थ का खून खराबा पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें विनायक को अपनी चतुराई व जादू के द्वारा ही वश में करना होगा। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी महाराज। तब जाओ विशाखा और आज ही से अपने इस कार्य में जुट जाओ। कार्य पूरा होने पर हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। उसी दिन जब प्रतिदिन की भांति राजकुमारी ललिता मंदिर में गौरी पूजा कर रही थी तो राजकुमारी ललिता, तुम्हारी भक्ति से आज मैं प्रसन्न हुई।
मांगो, क्या मांगना है? गौरी माँ, हर कुमारी कन्या अच्छा वर पाने की इच्छा लेकर ही आपकी पूजा करती है। मैं भी आपसे यही मांगती हूँ। राजकुमारी, तुम्हें अच्छा व सुयोग्य वर ही मिलेगा, लेकिन आज का दिन तुम्हारे होने वाले वर के लिए अशुभ दिन होगा। गौरी माँ, कौन है मेरा भावी वर? ललिता, तुम्हारा और उसका जन्म जन्म का बंधन है। पिछले जन्म में भी वह तुम्हारा पति था। समय आने पर उसका परिचय तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। लेकिन गौरी माँ, आज का दिन उनके लिए अशुभ कैसे होगा? इन सब बातों के विषय में तुम्हें यह गौरैया बताएगी। क्या यह गौरैया मनुष्यों की भांति बोलती है गौरी माँ? हाँ ललिता, इसी की सहायता से ही तुम्हारा और तुम्हारे भावी पति का मिलाप होगा। ललिता को आशीर्वाद दे गौरी माँ अदृश्य हो गई। ललिता गौरैया के साथ महल में लौट आई। गौरी माँ की बातों ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया है। अपने कक्ष में जाते ही मैं इस गौरैया से अपने भावी पति और उस पर आने वाले संकट के विषय में पूछूंगी। कक्ष में पहुंचकर गौरैया, गौरी माँ कह रही थी कि मेरे भावी पति और मेरे बीच पिछले जन्म का संबंध है। मुझे इस विषय में कुछ बताओ। राजकुमारी जी, गौरी माँ ठीक ही कह रही थी। इस संबंध में मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। आज से 20 वर्ष पूर्व की बात है। जैतपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक जुलाहा रहा करता था। वह करघे पर बहुत सुंदर चीजें बुनता था। उसकी कारीगरी देखकर लोग दंग रह जाते थे। एक बार की बात है, वह किसी कार्य से पड़ोसी गांव मिसलगढ़ी गया था। जब वह वहां से अपने नगर वापस लौट रहा था, अरे, इस बियाबान जंगल में करघे की आवाज, यहाँ कौन कपड़ा बुन रहा है? उसने चारों ओर उत्सुकता से दृष्टि घुमाई। दूर झाड़ियों के पीछे कुछ झोपड़ियां नजर आ रही हैं। जरूर वहीं पर ही कोई कपड़ा बुन रहा है। मुझे वहां चलकर देखना चाहिए। जब वह वहां पहुंचा, अरे, यह तो किसी ऋषि का आश्रम है। वह सारंग ऋषि का आश्रम था। दीनानाथ आश्रम में जा सारंग ऋषि को प्रणाम करता हुआ बोला, ऋषिवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आश्रम में कौन जुलाहा कपड़ा बुन रहा है और क्यों? वेद मंत्रों की आवाज के स्थान पर आपके आश्रम में करघे की आवाज कैसे गूंज रही है? उसकी बात सुनकर सारंग ऋषि मुस्कुराए। तत्पश्चात उसे साथ लेकर एक कुटिया के द्वार पर पहुंचे। युवक, यह मेरी पुत्री रूपा है। यही इस आश्रम में कपड़ा बुनती है। रूपा, आपकी पुत्री? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। क्या आप विवाहित हैं? मैंने तो सुना था कि वन में रहने वाले ऋषि मुनि विवाह नहीं करते हैं। तुमने ठीक ही सुना है युवक, हम अविवाहित ही हैं। फिर रूपा आपकी पुत्री कैसे हुई ऋषिवर? युवक, रूपा हमारी धर्मपुत्री है। वास्तव में रूपा एक जुलाहे की बेटी है। अच्छा, फिर यह अपने पिता के पास न रहकर आपके आश्रम में क्यों रह रही है? यह एक बड़ी दुख भरी कहानी है युवक। आज से 2 वर्ष पूर्व रूपा अपने पिता के साथ इस वन से गुजर रही थी। तभी एक सिंह ने उसके पिता पर हमला कर दिया। पिताजी! आह! सिंह ने रूपा के पिता को बुरी तरह घायल कर दिया था। तभी नदी में स्नान कर आश्रम की ओर लौटता हुआ मैं उधर से गुजर रहा था कि बचाओ! ओह, सिंह तो उस आदमी को मारकर खा जाएगा। मैंने अपने स्थान पर ही खड़े खड़े जोर से आवाज लगाई, सिंहराज, रुक जाओ। तत्काल ही हिंसक हुए सिंह पर मेरे शब्दों का असर हुआ। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। तब मैंने उसे फटकारते हुए कहा, सिंहराज, तुम इस वन के राजा हो। क्या अपने वन में आए अतिथि का इस प्रकार स्वागत किया जाता है? तुमने इस निरपराध मनुष्य पर वार करके ठीक नहीं किया। आह! मेरी फटकार सुनकर सिंह का सिर शर्म से झुक गया और वह वहां से चला गया। मैं उस घायल आदमी के पास पहुंचा। आह! तुम कौन हो भाई? ऋषिवर, मेरा नाम किशन है। मैं जुलाहा हूँ। कपड़ा बुनकर अपना और अपनी बेटी रूपा का पेट पालता हूँ। दूसरे गांव की हाट में अपना बुना कपड़ा बेचकर इधर से लौट रहा था तो पीछे से सिंह ने हमला कर दिया। रो नहीं बेटी, तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगे। ऋषिवर, इसे झूठी दिलासा न दो। लगता है मेरा समय आ पहुंचा है। अब मैं बचूंगा नहीं। मरते समय एक ही दुख रहेगा मेरे मन में। अपनी लाडों में पली बेटी रूपा को बेसहारा छोड़े जा रहा हूँ। रूपा बेसहारा नहीं रहेगी किशन। तुम्हारे बाद इसका पालन पोषण मैं करूँगा। आज से यह मेरी बेटी हुई और मैं इसका धर्मपिता। तुम इसकी फिक्र न करो। तब कराहते हुए उखड़ती सांसों से किशन ने रूपा से कहा, रूपा बेटी, मेरे बाद तुम कपड़ा बुनने की मेरी कला को जीवित रखना।
मेरी कला को मेरे बाद मरने न देना। जी पिताजी। बेटा, रूपा से यह कह किशन मर गया। तब मैंने ही किशन का अंतिम संस्कार किया और रूपा को अपने आश्रम में ले आया। किशन की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने रूपा के लिए आश्रम में ही करघा लगवा दिया, जिस पर रूपा कपड़ा बुनती है। ओह, बड़ी दुख भरी कहानी है रूपा की। अब तो बस एक ही चिंता बाकी रह गई है कि रूपा के लिए कोई योग्य जुलाहा युवक मिल जाए तो शीघ्र ही उसके साथ रूपा का विवाह करके इस दायित्व से भी मुक्ति पाऊं। मैं भी तो जुलाही हूँ। यदि रूपा जैसी सुंदरी व गुणवती कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाए। यह सोचकर उसने सारंग ऋषि से कहा, ऋषिवर, मैं भी जाति से जुलाहा हूँ। यदि आप मुझे रूपा के योग्य समझे तो। ओह, तो तुम जुलाहे हो, कहकर सारंग ऋषि ने आंखें मूंद ली। कुछ देर तक मनन करने के पश्चात जब उन्होंने पुनः आंखें खोली, युवक, योग बल के द्वारा मैंने यह ज्ञात कर लिया है कि तुम ही रूपा के होने वाले पति हो, इसलिए अब रूपा का विवाह तुम्हारे साथ ही होगा। ओह, आखिर भगवान ने मेरी सुन ली। आश्रम के पवित्र आंगन में उसी समय दीनानाथ और रूपा का विवाह हो गया। दीनानाथ के साथ रूपा को विदा करते समय सारंग ऋषि ने कहा, जा बेटी, अपने पति के साथ जा और सांसारिक जीवन में प्रवेश करके जीवन के सुख भोग। दीनानाथ खुशी खुशी रूपा को ले अपने घर पहुंचा। रूपा, यही है मेरा छोटा सा घर, आज से तुम इस घर की मालकिन हो। दीनानाथ और रूपा हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगे। दीनानाथ ने रूपा के लिए भी अलग कमरे में दूसरा करघा लगा दिया था, जिस पर रूपा कपड़ा बुनने का कार्य करने लगी। एक माह के अथक परिश्रम के पश्चात उसने एक ऐसा अनोखा कालीन बुना, जिस पर उसने बुनाई के द्वारा अपना और दीनानाथ का चित्र बनाया था। ओह, वाकई तुम्हारी कला लाजवाब है रूपा, तुमने बड़ा ही अद्भुत कालीन बुना है। स्वामी, मुझे ऐसी बुनाई की कला मेरे पिता ने सिखाई थी। उसी रात अचानक ही आकाश में बादल छाए और घनघोर वर्षा होने लगी। ओह, आज तो ऐसी मूसलाधार वर्षा हो रही है रूपा, जैसे प्रलय होकर रहेगी। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, वाकई ऐसा ही लग रहा है। तभी ठक ठक, कौन है इस समय द्वार पर? रूपा, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। रूपा तुरंत उठकर दूसरे कमरे में चली गई। तब दीनानाथ ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। महाराज, आप? हाँ, मैं ही हूँ। प्रतिदिन की भांति आज रात भी मैं घोड़े पर नगर भ्रमण को निकला था कि इस मूसलाधार वर्षा में फंस गया। तुम्हारा घर सामने दिखा तो रात बिताने के उद्देश्य से यहाँ चला आया। मेरे अहोभाग्य महाराज, जो आज आप इस बहाने गरीब की कुटिया पर पधारे। यह आपका ही घर है महाराज, आप यहाँ ठहरकर आराम से रात गुजार सकते हैं। तब राजा दौलत सिंह का उस कमरे में सोने का इंतजाम कर दीनानाथ दूसरे कमरे में रूपा के पास चला गया। दूसरे कमरे में रूपा के पास पहुंचकर उसने रूपा से कहा, रूपा, जानती हो आज हमारे यहाँ कौन आया है? कौन आया है स्वामी? इस देश के राजा दौलत सिंह आए हैं। आज की रात वे हमारे यहाँ ही रुकेंगे। अच्छा, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है स्वामी। सौभाग्य की नहीं, अपितु दुर्भाग्य की बात कहो। राजा दौलत सिंह बहुत ही दुष्ट व विलासी प्रकृति का है। सारी प्रजा उसके जुल्मों से तंग आ चुकी है। ऐसे आदमी का तो न आना ही अच्छा था। स्वामी, घर आए अतिथि को टाला भी तो नहीं जा सकता। राजा दौलत सिंह कैसा भी हो, अब तो वह आज की रात हमारे यहाँ रुकेगा। रूपा, ठीक कह रही हो तुम, आंखों देखते भी इस मक्खी को निगलना ही पड़ रहा है। उधर दूसरे कमरे में लेटा दौलत सिंह सोच रहा था, इस बारिश की ऐसी की तैसी, इसके कारण हमें एक नीच जुलाहे के घर रुकना पड़ा है। अगर हमें वर्षा होने का जरा भी पूर्वानुमान हो जाता तो हम भूलकर भी आज की रात नगर की गश्त पर न निकलते। तभी उसकी दृष्टि पास लगे करघे पर पड़ी। ओह, करघे पर जुलाहे ने बहुत सुंदर कालीन बुना है, जरा पास चलकर कालीन को देखो तो सही। चारपाई से उतर वह करघे के पास पहुंचा। ओह, कालीन में अद्भुत चित्रकारी। इस कालीन में बने चित्र में पुरुष तो स्वयं इस घर का स्वामी जुलाहा है, लेकिन इसके साथ वह रूपवती स्त्री कौन है? दौलत सिंह कालीन पर रूपा के बने चित्र पर बुरी तरह रीझ उठा। सारी रात मूसलाधार वर्षा होती रही। दौलत सिंह चारपाई पर लेटा रात भर जागकर एक ही बात सोचता रहा, कालीन पर किस स्त्री का चित्र बना हुआ है? क्या पृथ्वी पर वास्तव में कोई इतनी सुंदर स्त्री है? इन्हीं सोच विचारों में ही जागते जागते उसकी सारी रात बीत गई।
सुबह जब वर्षा रुकने पर दौलत सिंह दीनानाथ के यहाँ से जाने लगा। दीनानाथ, एक बात तो बताओ। पूछिए महाराज। कल रात करघे पर हमने एक अद्भुत कालीन देखा था जिस पर तुम्हारा व एक स्त्री का चित्र बना हुआ था। वह स्त्री कौन है? महाराज, वह मेरी पत्नी रूपा का चित्र है और उस कालीन को भी उसी ने बुना है। ओह, तो वह जुलाहे दीनानाथ की पत्नी है। जुलाहे के घर में इतनी रूपवती नारी, उसे तो हमारे रानी निवास में होना चाहिए था। दौलत सिंह राजमहल में वापस तो आ गया, पर सारे दिन उसके होशो हवास पर रूपा ही छाई रही। रूपा जब चित्र में ही इतनी सुंदर दिख रही थी तो प्रत्यक्ष में तो वह रूप की देवी होगी। किसी प्रकार उसे देखना चाहिए और जैसे भी हो उसे अपनी रानी बनाना चाहिए। फिर उसका खुरापाती दिमाग षड्यंत्र का जाल बुनने में जुट गया। रूपा को अपने कब्जे में लेने से पहले उसके पति दीनानाथ को उससे दूर करना होगा, ताकि वह हमारे और रूपा के बीच किसी प्रकार का रोड़ा ना अटका सके। अगले दिन उसने दीनानाथ को महल में बुलवाया। दीनानाथ, हम तुम्हारी पत्नी रूपा की बुनाई कला से बहुत प्रभावित हुए हैं और उससे अपने कक्ष के लिए एक कालीन बुनवाना चाहते हैं। महाराज, हम आपके किसी काम आ सके, यह तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो सुनो दीनानाथ, रेशमगढ़ में बुनाई में प्रयुक्त होने वाला उत्तम व मशहूर धागा मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो कालीन बनाया जाए उसमें रेशमगढ़ का ही धागा लगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। एक बात और दीनानाथ, तुम एक अनुभवी व्यक्ति हो, अतः क्यों न तुम आज ही रेशमगढ़ जाकर वहां से स्वयं धागा खरीद कर ले आओ। इस कार्य के लिए तुम्हें जितना धन चाहिए राजकोष से ले सकते हो। जो आज्ञा महाराज। राजकोष से धन लेकर और रूपा को सारी बात बताकर दीनानाथ रेशमगढ़ की ओर चल दिया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।